नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूं उदयभान सिंह। साथियों, जो वीडियो सीरीज़ शुरू कर रखी थी हमने, उसमें एक नेक्स्ट चैप्टर है संघवाद। हमने हिस्ट्री के पांचों चैप्टर के वीडियो चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा आपको। साथियों, हमने जो दूसरा वीडियो है संघवाद, उसको हम देखेंगे आज यहाँ। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें है एकात्मक सरकार से क्या आशय है। एकात्मक सरकार से क्या आशय है? जिस देश में एक ही स्तर की सरकार हो एवं समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हो, समस्त शक्तियों का हस्तांतरण केंद्र सरकार के अधीन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, वहाँ एकात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार के उदाहरण आप देखें, इंग्लैंड और जापान दोनों देशी एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं। संघात्मक शासन से क्या आशय? संघात्मक शासन किसे कहते हैं? जिस देश में दो या दो से अधिक स्तर या प्रकार की सरकारें सम्मिलित हों या शासन दो प्रकार का हो, जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण हो, वहाँ संघात्मक सरकार कहलाती है या संघात्मक शासन कहलाता है। किन देशों में एकात्मक सरकार हैं? कोई दो नाम लिखें। इंग्लैंड और जापान, जो दोनों ऐसे देश हैं जहाँ एकात्मक सरकारें हैं। किन देशों में संघात्मक सरकार है? अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का, कोई दो नाम लिखिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है भारत। संघात्मक सरकार के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। एकात्मक सरकार के उदाहरण है इंग्लैंड और जापान। संघीय व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है? संघीय व्यवस्था के कितने प्रकार हैं जिनसे वो चलती है, गठित होती है? एक तो है साथ आकर संघ बनाना, सभी समुदाय संघ को या जो भी यूनियन है उनको इकट्ठा किया जाए, फिर संघ बनाया जाए। और फिर दूसरा जो प्रादेशिक विभाजन है, जिसके ऊपर राज्यों का निर्धारण है, क्षेत्रीय भाषाएं, भौगोलिक दृष्टि से राज्यों में जो सरकारें बटी हुई हैं, उनके आधार के ऊपर। वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जो वर्तमान में जो बेल्जियम देश है, उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है या किस प्रकार की सरकार व्यवस्था है? संघात्मक उदाहरण आप देख सकते हैं, बेल्जियम का कौन सा? संघात्मक। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था थी? भारतीय संविधान में मूल रूप से द्विस्तरीय, दो स्तरों की शासन व्यवस्था थी। संघात्मक व्यवस्था थी और वो द्विस्तरीय थी। अगला प्रश्न है, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो तत्वों को बताइए। आदर्श संघात्मक शासन है, उसके दो तत्व कौन कौन से हैं? एक तो आपसी समन्वय, आपस में सामंजस्य, और साथ रहने पर सहमति। ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं यहाँ। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? वहाँ 22 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषाओं को रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर सन 1956 को भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? भारतीय संविधान में विषयों का विभाजन 3 सूचियों के मध्य किया गया है, 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जो विषय हैं उनका निर्धारण, उसका विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उनमें अलग अलग विषय हैं, उनके बारे में अगला प्रश्न है। संघ, राज्य व समवर्ती सूची में कितने कितने विषयों को शामिल किया गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, राज्य सूची उसमें कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय तो संघ सूची में, 66 राज्य सूची में और 47 समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। संघ सूची के किन्हीं 2 विषयों को लिखिए। अब जो संघ सूची के
97 जो विषय हैं उनमें से आपने को किसी दो को लिखना है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी दे रखे हैं, सिलेबस में भी हैं, बुक में दे रखे हैं। एक तो है संचार और दूसरा है बैंकिंग। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया जाता है या सत्ता की भागीदारी बढ़ाई जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है जब सत्ता का हस्तांतरण हो, बंटवारा हो, विभिन्न स्तरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है उसमें उसके कौन से 3 स्तर हैं? तो पहला क्या है? ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा जिला परिषद है। ग्राम पंचायत के मुखिया का पद नाम कौन सा है? जो ग्राम पंचायत का मुखिया है उसका पद नाम कौन सा है? वो है सरपंच। आपका ये प्रश्न नंबर 16 है, इसमें आपको आंसर कौन सा करना है? सरपंच। अगला है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जब सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, सरकार को चलाते हैं, शासन व्यवस्था को सुचारू करते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में गाँवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत में गाँवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ, जो भारतीय संघ जो बना हुआ है उसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन की 2 विशेषताएं लिखिए। 73वें संविधान संशोधन में की क्या विशेषताएं थी? अपने को 2 लिखनी है। नियमित चुनाव, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होगा। 73वें संविधान संशोधन में ये विशेषताएं तय कर दी गई थी, ये उसकी नियमावली में लिख दिया गया था। संवैधानिक प्रावधान होंगे, संविधानों के आधार पर सरकारों का गठन होगा, सरकार का शासन व्यवस्था होगी और आरक्षण की व्यवस्था होगी। आरक्षण की व्यवस्था होगी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण या कानून विधेयक का निर्माण किसको है? अवशिष्ट विषयों पर वो संघ सरकार को है। उसमें कानून कौन बना सकती है? संघ सरकार बना सकती है, केंद्र। अगला प्रश्न है जो लघुतरात्मक प्रश्न है, बड़े वाले प्रश्न। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता 2 स्तरों पर बटी हुई है। केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों की सरकारों के बीच में बट जाती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। ये संघीय शासन व्यवस्था है। भारत की भाषाई विविधता क्या है? भारत की भाषाई विविधता क्या है? इसके बारे में अपने को टिप्पणी लिखनी है यहाँ। भारत में आपको प्रश्न यहाँ बता दूँ, भारतीय जो भाषाई विविधता है उसकी, भारत की, उसके बारे में बताना है। भारत में सन 2011 की जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। शेष को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब आपको यहाँ जो सरकार के जो तृतीय स्तर की 4 विशेषताएं उनको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ।
सरकार के तृतीय स्तर से आज से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इन संस्थाओं के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है। इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सभी स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें अपनी आय का एक भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती हैं। राज्य सरकारें अपनी आय का एक भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस स्तर की बात भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किस तरह किया जाए, उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। और इस बात की जानकारी भी उनको होती है कि स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अपन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो चैप्टर था वो बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, धन्यवाद।